हेलो बच्चों। तो आज हम अपने अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट 3 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, उस पर लगने वाले बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आप सबसे पहले आप ये सोचिए कि बल आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए। तो बल आघूर्ण किसी भी वस्तु पर अगर बल काम कर रहा होता है और अगर वो बल उस वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे कि ये अगर कोई वस्तु है और ऐसी कोई अक्ष है ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर ये कोई भी बल, जैसे मैं इस पर दो तरीके के बल लगा रही हूँ और ये बल इसको इसके अक्ष के परितः घुमाने की अगर प्रवृत्ति रखे तो उसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। ऐसा ही बलाघूर्ण काम करता है किसी भी चुंबकीय सुई पर, जैसे कोई भी द्विध्रुव होता है, चुंबकीय सुई होती है उस पर। तो यहाँ पर हम चुंबकीय सुई लेंगे द्विध्रुव की तरह। तो माना एक पतली चुंबकीय सुई जिसके पास अपना एक चुंबकीय आघूर्ण M है, जड़त्व आघूर्ण I है, जो आगे हमारे काम आएगा, इस तरीके से है। तो चुंबकीय क्षेत्र करता क्या है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चुंबकीय सुई या द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में इस किसी भी दिशा में रखा होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर इस तरीके से बल आघूर्ण लगाता है कि वो उसकी ही दिशा में आ जाता है। जैसे इस तरीके से चुंबकीय सुई है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं है ना, क्योंकि इसकी दिशा ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। तो ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल आघूर्ण लगाएगा कि ये भी ऐसे ही हो जाए। ठीक है। तो इस बल आघूर्ण का मान, इसको हम टॉर्क कहते हैं, जैसे हम पुरानी कक्षाओं में भी बोलते थे। तो इसका मान टॉर्क बराबर m क्रॉस b है। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक सदिश गुणनफल है। यहाँ पे गुणा के चिन्ह को हम क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सदिश चिन्ह है। ठीक है। तो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, क्योंकि सदिश गुणनफल है जहाँ पे ये जो थीटा होता है, ये b, ये जो b की दिशा है और ये जो m है इसकी दिशा, इनके बीच का कोण थीटा है। और टॉर्क जिसको हम बल आघूर्ण कह रहे हैं, इसको हम प्रत्यानयन आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा आप सोचिए कि जैसे हमने ये चुंबकीय सुई ली थी, इस चुंबकीय सुई में एक मिनट, जैसे ये चुंबकीय सुई थी, इस चुंबकीय सुई में आपने ये देखा होगा कि क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में है तो इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, इस पर एक तो बल आघूर्ण काम कर रहा है। ठीक है। और हमें एक चीज और पता है कि जो बल आघूर्ण होता है, जो हम कक्षा 11 में फिर से पहले पढ़ चुके हैं, कि जो ये टॉर्क होता है यानी बल आघूर्ण, वो आई एल्फा के बराबर होता है। जहां पर जो एल्फा होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है, कोणीय त्वरण। और जो आई होता है जड़त्व आघूर्ण, जो मैंने आपको यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण लिखाया था इसलिए लिखवाया था। तो आई जड़त्व आघूर्ण। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बल चुंबकीय सुई पर काम करते हैं तो वो संतुलन होता है उसमें। तो संतुलन अवस्था में द्विध्रुव यानी कि वो चुंबकीय सुई, उस पर काम करेंगे ये दो बल इस तरीके से, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो यहीं से हमने टॉर्क का मान लिख दिया जो हमने पीछे सीखा है, एम बी साइन थीटा। ठीक है। तो हमने वो लिख दिया। और आई अल्फा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा को अगर आप देखें तो अल्फा को हम कोणीय त्वरण को इस तरीके से लिखते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जहाँ पर ये जो थीटा होता है वो कोणीय विस्थापन होता है। ठीक है। और ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, वो डी थीटा बाई डी टी होता है। और जब हम, क्योंकि ओमेगा से आपको अल्फा मिलेगा, तो वो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है ना। ये आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा पुरानी कक्षा का रिवाइज करना पड़ेगा। कक्षा 11 में आप हमने ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। आई अल्फा ये हो गया टॉर्क और ये हो गया आई अल्फा। अब यहाँ पे ये माइनस साइन किस चीज़ का है, ये माइनस साइन हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि टॉर्क की जो दिशा होती है वो दिशा बिल्कुल इसके विपरीत होती है। टॉर्क की दिशा इस तरफ है, तो ये जो आई अल्फा है, क्योंकि आई का मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण
उसी दिशा में बनाए रखना चाहेगा उस सुई को, तो इसीलिए इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो माइनस का साइन लगाया। अब देखो अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि हमें यहाँ से बी का मान चाहिए, तो साइन थीटा हम कहते हैं कि रेडियन में बहुत छोटे कोण के लिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो हमने वही काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम ये कर सकते हैं कि इस वाली समीकरण में हमने साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया, तो अप्रोक्सीमेटली हमने उसको उसके बराबर दिखा दिया। अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग, ये जो साइन है ये वाला, ये यहाँ पे, ये लगभग का साइन है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बराबर, ठीक बराबर नहीं, लगभग बराबर है। इसके बाद हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग का साइन हटा कर बराबर कर देते हैं। अब आप इस समीकरण को देखिए, आपको किसी एक चीज़ की याद आएगी कि ये समीकरण तो बिल्कुल सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण होता है। इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है। जैसे ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी, ये जो वाई है ये विस्थापन होता है और थीटा कोणीय विस्थापन होता है। यहाँ पे वाई जो है वो विस्थापन है और यहाँ पे कोणीय विस्थापन है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम होती है। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ से इस एम बी अपॉन आई के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी समीकरण, ये वाली समीकरण पूरी इसकी तरह है, तो यहाँ पे ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये एक सरल आवर्त गति दर्शाता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर ये एम बी अपॉन आई है, और माइनस साइन भी सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का मान इस तरीके से लिख देते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी अपॉन आई। अब हमें ओमेगा मिल गया, ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति, तो दोलन काल भी हम निकाल सकते हैं कैपिटल टी। हमें पता है कि कैपिटल टी हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू रख के टी का मान निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कितना आ जाता है, अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास इसका मान टी बराबर 2 पाई अब अंडर रूट आई अपॉन एम बी आ जाता है, ठीक है। और इससे आगे, क्योंकि हमें तो बी का मान चाहिए, तो अगर हम आगे करें, कैसे करेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो कैसे करेंगे, जब आप इस अंडर रूट साइन को हटाएंगे तो आपको पूरे समीकरण का वर्ग करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर ये 2 पाई का वर्ग होगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, आई अपॉन एम बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी को उधर लेकर जाना है, टी स्क्वायर को नीचे, तो आपकी जो कुछ समीकरण आपको मिलेगी वो इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है। बी स्क्वायर, बी बराबर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें बी का मान मिल गया। अगर हम आगे देखें, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर आपको याद हो, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि कार्य, जो कार्य के बराबर होती है, जो कार्य के रूप में किसी भी वस्तु में संचित हो जाता है, तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पर हमारे पास बल नहीं होता है, क्योंकि हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बल आघूर्ण हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो बल आघूर्ण होगा, क्योंकि जो कोई भी द्विध्रुव है, जैसे हमने यहाँ पे चुंबकीय सुई ली इस तरीके से, और ये हमारे बी की दिशा है, और ये चुंबकीय सुई इसका चुंबकीय आघूर्ण है, ये इससे थीटा कोण बना रहा है, इस पर बल शून्य होगा, ठीक है। तभी तो ऊपर से लगने वाला जो बल है वो भी सेम है, नीचे से लगने वाला, तो बल जो हो गया वो शून्य हो गया, और इसीलिए वस्तु घूम जा रही है बल आघूर्ण के कारण। तो उस बल आघूर्ण का मान हमने देखा अभी। तो यहाँ पर जो यूएम है, यूएम यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, हम क्या करते हैं, हमने उस चुंबकीय सुई, क्योंकि हम उस चुंबकीय सुई के से ही निकाल रहे हैं, उस वो जो चुंबकीय सुई इस तरीके से थी तो उस चुंबकीय सुई पर हम पहले देख रहे हैं कि एक जगह पर कितना स्थितिज ऊर्जा है, और उसी को हम समाकलन कर रहे हैं ताकि हमें इस पूरी चुंबकीय सुई के कारण मिल जाए, जो हमने सबसे पहले कुछ स्लाइड्स में देखा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बल की जो कार्य होता है, मैंने कहा कार्य ही यू है, तो कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बल क्या है, द्विध्रुव बल आघूर्ण है, तो हमने टॉर्क लिखा, और एक्स विस्थापन होता है, यहाँ पे विस्थापन डी थीटा है, क्योंकि एक छोटे से के कारण विस्थापन डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने डी थीटा लिखा। आगे अगर हम देखें तो आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे हम यहाँ पर इस टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं जो हमें मिली है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी इस तरीके से, बाकी सब वैल्यू वैसी रखी। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका,
एम बी, क्योंकि वो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसको बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन के। और साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो आगे स्टेप में आप वो लिख देंगे। ठीक है, आगे स्टेप में आप वो जब लिख देंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा होता है आपका अदिश गुणनफल में, तो आप कॉस थीटा जब इस अदिश गुणनफल में होता है उसको क्या लिखते हैं, एम डॉट बी। तो आगे हम लिख देते हैं एम डॉट बी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एम डॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का पूरा मान आ जाता है कि आ, किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। अब हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे थीटा था, इस थीटा की वैल्यू हम 0 रखें, 90 डिग्री रखें, 180 डिग्री रखें, तो हमें किस तरीके से हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान बदलता है। तो सबसे पहले हमने मान रखा थीटा बराबर 0। थीटा बराबर जब 0 रखेंगे तो कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये माइनस एम बी आ जाएगा। अब माइनस में वैल्यू है क्योंकि कॉस थीटा की जो जो 0 की वैल्यू है वो अधिकतम होती है 1, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है इसलिए जो यूएम की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, इसीलिए इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को दर्शाएगा और जो सर्वाधिक स्थायी अवस्था के कही जाती है। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है उसमें। अब आगे हम थीटा की वैल्यू को अगर 180 डिग्री रखें, तो 180 डिग्री रखने पर कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यूएम बराबर प्लस एम बी हो जाता है। जो क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया तो इस तरीके से हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और यही एक सर्वाधिक अस्थायी अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो भी हमने पढ़ा है हम देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है वो टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी सदिश गुणनफल है, जिसका मान एम बी साइन थीटा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बराबर 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर होता है। किस तरीके से ये आया हमने ये भी सीखा। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो वो हमारे पास यू एम बराबर एम बी कॉस थीटा आता है, माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उदाहरण 5.1, 5.2 और 5.3, और उनमें क्योंकि उनके लिए आपको जो भी अब तक हमने पढ़ चुका है, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू।